सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक और अब माना यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार एक स्टेप आगे बढ़ेगी, बिल लाने की तैयारी है और सरकार की इस तैयारी पर विपक्ष हो गया है हमलावर। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो समर्थन कर रही हैं और कह रही हैं कि ये फैसला देश हित में होगा। इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि देश में एक साथ चुनाव पर जो चर्चा है वो जोर शोर से जारी है। किसी को देश हित में ये फैसला नजर आ रहा है तो किसी को भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इसकी संभावना नजर नहीं आती। विरोध और समर्थन इन दोनों के स्वर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कुल 8 लोगों की कमेटी गठित कर दी गई है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। माना यह जा रहा है कि इस विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव बिल संसद पटल पर पेश कर सकती है जो उनके समर्थन में है। उन्हें लगता है इस तरह बार बार चुनाव से देश में भारी खर्च में कटौती भी आ जाएगी। जो विरोध में हैं उनको लगता है कि कई कारणों से बीच में चुनाव कराने पड़ते हैं और जहां हाल ही में सरकार का गठन हुआ है वहां आखिर क्या होगा। एक साथ चुनाव के लिए विशेष और व्यापक तैयारी की भी जरूरत पड़ेगी। बहरहाल इन्हीं पेचीदगियों पर विचार के लिए ये कमेटी बनाई गई है और वो सारे पहलुओं पर जाहिर तौर पर विचार करेगी भी। इन्हीं सारे पहलुओं पर हम भी बात करेंगे। स्टूडियो में खास मेहमान होंगे, कुछ ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे और अलग अलग पार्टी से ये मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस पर चर्चा भी हो रही है, इस पर राजनीति भी हो रही है। जबकि मोदी सरकार का ये कहना है कि जो फैसला है ये देश हित में साबित होगा, इससे करोड़ों रुपए का खर्च भी कम होगा, करोड़ों रुपए बचेंगे भी और साथ ही साथ समय की बर्बादी से भी बचा जाएगा। 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में सरकार की तैयारी यूसीसी को लेकर भी नजर आ रही है। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी सरकार एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा कई और बिल हैं जिसको लेकर सरकार बात कर रही है, मंथन कर रही है। अलग अलग पार्टी के नेता इस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बीजेपी नेता यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। यासिर जी, बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार का कहना यह है कि ये फैसला देश हित में होगा। अच्छा, सारे गेस्ट हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और एक एक करके उनका परिचय आपसे करा दें। यासिर जिलानी बीजेपी की तरफ से हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजय कौशिक हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर के शर्मा हमारे साथ हैं, उपेंद्र प्रसाद हैं जो कि फॉर्मर एमएलसी और आरजेडी लीडर हैं यानी कि आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, मनोज लाल दास हैं जो कि जेडीयू से हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। यासिर जिलानी साहब, मैं आपसे शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोदी सरकार इस ऐतिहासिक फैसले की तरफ कदम आगे बढ़ा रही है। कमेटी का गठन तो हो गया है लेकिन कई ऐसे लूप होल्स हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि कंप्लीटली विपक्ष इसका विरोध कर रहा हो। कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि हाँ देश हित में है, लेकिन जो कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। मतलब मसलन अगर किसी राज्य में बीच में ही सरकार गिर जाती है तो क्या होगा, जहां अभी अभी चुनाव होकर सरकार बनी है वहां क्या होगा, इन सब पर भी बात होगी। देखिए रचना जी, कमेटी इसीलिए गठित की गई है। कमेटी की अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा मुझे लगता है पूरे भारत के लोगों को, आपको भी और तमाम जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी हो चुका है अब तक कि इसमें एक लंबा प्रोसेस है। उसको उस प्रोसीजर को पूरा करने के बाद ही, इसीलिए तो टीम गठित की गई है कि चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जो खामियां आप जिसकी बात कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और फिर एक व्यवस्था सामने आएगी जो बेहद ऐतिहासिक होगी भारत के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इस तरीके से भारत ने आजादी के बाद व्यवस्था देखी नहीं, लेकिन क्या है, खास करके कांग्रेस पार्टी को इतनी जल्दबाजी है हर चीज के लिए, इतनी जल्दबाजी है उनके अपने खुद के नेता राहुल गांधी के लॉन्चिंग के लिए कि कहीं अच्छी जगह वो आ जाए, उसको लेके वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी पैदा कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने आप को कमेटी से अलग करते हुए जो तर्क दिया है वो अजीबोगरीब है, विचित्र है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को उसमें इंक्लूड किया गया है। इसलिए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि अभी चीजें सामने आनी चाहिए।
इन लोगों को देखना चाहिए। विपक्ष को भी हर मुद्दे पे आप राजनीति करते हैं, कम से कम कुछ मुद्दे तो छोड़ दें, आप तो डेली राजनीति करते हैं। और अभी 4 दिन के सेशन में क्या क्या स्पेशल सेशन है, क्या क्या आएगा, आप इंतजार करिए, आप भी उसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आप भी उस सदन के सदस्य हैं जिस सदन में ये सारी चीजें चर्चा के रूप में आएंगी। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हर मुद्दे पे कंफ्यूजन पैदा करके एक भ्रम पैदा किया जाए, जिससे ना तो वो अपना भला कर पाती है, ना भारत की जनता के लिए वो भला कर पाई आज तक। तो ये कांग्रेस को समझना होगा कि कांग्रेस क्यों अड़ंगा किसी भी चीज पे बार बार लगाती है। विजय कौशिक जी, ऐसा है क्या कांग्रेस हर फैसले में सिर्फ अड़ंगा डालती है, सिर्फ सवाल उठाती है? अधीर रंजन चौधरी को तो शामिल किया गया था, लेकिन वो नाम इसलिए वापस ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खड़गे साहब को क्यों नहीं शामिल किया गया? देखिए रचना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो रवैया रहा है वो हमेशा से तानाशाही भरा रहा है। ये कहते हैं कि जी हम सबकी सुनते हैं। कृषि बिलों को लागू करते वक्त इन्होंने किसकी सुनी, किसकी मानी? लोकसभा में इनका बहुमत है, उसका ये फायदा उठाते हैं, जो मर्जी बिल जनता के ऊपर थोप देते हैं। अभी पिछले दिनों सामान्य नागरिक संहिता के ऊपर भी आपने इनका रवैया देखा कि जब संबंधित मंत्रालय ने ये कह दिया था कि मौजूदा कानून ही पर्याप्त है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी और सुझाव मांग लिए गए। अब हमें जानकारी मिली है कि इनके ही सहयोगी दलों ने इनके ऊपर दबाव डाल दिया, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रही है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम ये कहते हैं कि आप एक देश और एक चुनाव व्यवस्था करना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, बशर्ते ये चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पत्रों के द्वारा हों, क्योंकि बहुत से देश हैं जहां पहले ईवीएम से चुनाव होते थे, अब वो दोबारा से बैलेट पेपर पर आ गए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको गड़बड़ी की आशंका है क्या विजय कौशिक जी? आपको ईवीएम के जरिए गड़बड़ी की आशंका है क्या? पूरी गड़बड़ी की आशंका है। ये तानाशाही की तरफ एक कदम है। मैं तो उदाहरण के तौर पर कहता हूं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक बार ईवीएम में गड़बड़ करके और सत्ता के ऊपर काबिज हो गया, फिर उसे तानाशाह बनने से कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये जनता जनार्दन पे कहीं ना कहीं प्रभाव कर रहे हैं कांग्रेस के जो। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम को लेकर सवाल उठा। ईवीएम को लेकर जब इससे पहले भी सवाल उठा था और जब ये पूछा गया था कि भला उसे साबित तो करके दिखाएं, बताएं तो जरा क्या खामियां हैं, तब फिर विपक्षी पार्टियां इधर उधर हो गई थी। खैर वो एक अलग सी बात है। उपेंद्र प्रसाद भी हमारे साथ हैं जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के विश्वास के ऊपर, जो जनता जनार्दन विश्वास करती है, वोट देती है, ये सवाल ठीक है। वो जो जनता जनार्दन है वही किस्मत का फैसला नेताओं की करती है। उपेंद्र प्रसाद भी हमारे साथ हैं, आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, कल मैं तेजस्वी यादव का एक बयान सुन रही थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले जो मोदी सरकार को काम करना चाहिए वो करना चाहिए, वन नेशन वन इनकम, यानी कि सभी की समान आय पहले करें। इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई बातें उस बयान में जोड़ी और कहा कि फिर जाकर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो। नहीं, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला फेंकने की जो आदत है उसी ढंग का यह भी एक जुमला है। दरअसल हकीकत यह है कि इंडिया से घबराहट, इंडिया का जो गठन हुआ है उससे घबरा करके जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो की बातें कर रही है। अभी आप बताइए, जो अपना शेड्यूल टाइम था देश का जनगणना करने के लिए जो 2021, वो तो समय पर भारतीय जनता पार्टी करवा ही नहीं सकी। अब जब चुनाव का वक्त आ गया है तो इस ढंग से एक फिर नया जुमला फेंक करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हाँ। जब अभी जो चुनाव हो रहा है, आप बताइए कैसे ये संभव हो सकता है जब कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं, कई राज्यों तो एक साथ कैसे संभव है? किसी भी दृष्टि से, न व्यवहारिक दृष्टि से संभव। इसीलिए तो कमेटी बनी है, इसीलिए कमेटी बनी है और इसीलिए इन सभी लूपहोल्स पर बात होगी। बात है कि जब आप एक नेशन एक इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए सभी राज्यों से आपको सहमति लेनी पड़ेगी। आप एक प्रैक्टिकल इसमें जो एक दिक्कतें आएगी। अभी हाल के दिनों में कर्नाटक में चुनाव हुए। हाँ। या कई जगह जो चुनाव होते हैं तो 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। हाँ। नोटिफिकेशन चुनाव आयोग 5 साल के लिए करती है। हाँ। फिर उन राज्यों का क्या होगा? तो इसलिए ये कुछ नहीं है, ये होना कुछ जाना नहीं है।
यह केवल देश की जनता को मुख्य मुद्दा से मन भटकाने के लिए इस तरह का एक खेला है, और यह भी अन्य जुमलों की तरह यह भी एक जुमला है। यही सवाल शुरुआत में मैंने भी पूछा था, यासिर जिलानी साहब से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो सभी खामियां अभी नजर आ रही हैं, इन्हीं सभी पर बात करने के लिए तो कमेटी गठित हुई है जो 8 सदस्यों की है। मनोज लाल जी, अगर सरकार किसी फैसले पर बात करती है या कोई बिल लाने की तैयारी करती है, तो बतौर विपक्षी पार्टियां सिर्फ सवाल उठा देना या सिर्फ ऐतराज करना, उसका विरोध करना, यही तो सोल्यूशन नहीं है। आम जनता के लिहाज से ये भी सोचना चाहिए कि अगर उनका टाइम बचता है, अगर वो बार बार इस झंझट से मुक्त होते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में एक लंबा वक्त होता है, फिर वोटिंग के लिए लंबी लाइनें होती हैं, अगर एक बार में होकर खत्म हो जाए तो ये आम जनता के लिहाज से तो सहूलियत है ही। देखिए रचना जी, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर जदयू कभी भी विरोध में नहीं रही, और मुझे लगता है कि और नेताओं से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस चीज को कहा था। हाँ। उन्होंने कल भी कहा है कि हम कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका स्वरूप आना चाहिए उसके बाद उस पर। लेकिन देखिए, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, 2 बरस 3 बरस पहले इस पर बात होती, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इसमें सम्मिलित किया जाता, उनके साथ बातचीत किया जाता, कुछ निष्कर्ष निकल के आता कि जहां अभी साल भर जहां चुनाव बचे हैं, 2 साल के चुनाव बचे हैं, किसको शामिल करना है, या बीच में जो तरह का इस चुनाव हो गया और वो रद्द हो गया, या किसी कारण से सरकार गिर गई, उस पर क्या इसका होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन में ये भी, इस पर भी विचार होनी चाहिए कि जहां चुनाव हुए और वहां अगर किन्हीं उम्मीदवार विजयी प्रत्याशी का निधन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वहां चुनाव होगा, के स्थान पर जो आए हैं उनको ले लिया जाए। देखिए, माहौल के अनुसार होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता है, पता नहीं आप लोग बहुत दिनों से प्रेस मीडिया में है, हो सकता है कैसा हुआ हो कि देश के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जी के पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, वो प्रधानमंत्री के नीचे के कमेटी के वो चेयरमैन होते हैं। तो ये कानूनी रूप से कितना है, इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए। इसमें जो चुनाव आयुक्त चुनाव कराए हुए हैं, कई अच्छे चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन लोगों को कमेटी में रखना चाहिए, क्योंकि ये हर राज्य का मामला है और किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, तो जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, लॉजिकल बात आप कर रहे हैं, इन सभी बातों पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो 8 सदस्यों की कमेटी है उससे आपको ऐतराज है। आप कह रहे हैं अलग अलग राज्यों से बात होनी चाहिए, राज्य सरकारों से या फिर मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श होना चाहिए, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। देश का मामला है ना, ये कोई बीजेपी ठीक बात का है, मामला नहीं, ठीक बात है, देश का मामला है। लोकसभा चुनाव, है। विधानसभा चुनाव अगर एक साथ करने हैं तो पूरे देश का ही मामला ये हुआ। के शर्मा जी हमारे साथ हैं। चूंकि के शर्मा जी, आपने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सुना है, सभी नेताओं ने अपनी बात रखी है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला सरकार ले रही है या फिर इस पर कदम आगे बढ़ा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप एक देख लो कि एक जो स्टिक जो होता है, छड़ी जो होता है, उसके दो पहलू होते हैं। यदि एक अंधे के लिए और एक यदि बूढ़े के लिए वो एक सहारा के रूप में रहता है, लेकिन वही जब स्टिक को हम गलत तरीके से किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वन नेशन और ये जो है, ये वन इलेक्शन, ये बहुत ही अच्छी सोच भी है और इसका दुष्प्रभाव भी है। हाँ। जो अच्छी सोच ये है कि इससे खर्च बचेगा, समय बचेगा, और ये देश के डेवलपमेंट में उसको उस समय को लगाया जाएगा और देश का विकास होगा। इसका ये भी प्रबंध, इसका आप ये देखो कि इसको लागू करने के लिए पहले भी 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में यूज किया, बस सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं सक्सेस हुआ? क्योंकि इसके लिए जो बीयू और सीयू की जरूरत होती है, 28 लाख बीयू की जरूरत होगी और 24 लाख सीयू की जरूरत पड़ेगी, पीवी पैड की जरूरत पड़ेगी,
ये सारे मशीन जो है कम से कम 10,000 करोड़ रुपया एडिशनल अभी खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए पर 8,000 एक बीयू की दाम जो है 8,500 है और जो 9,000 रुपया सीयू की दाम है। अब ये सारे जो खर्चे हैं, अभी आप ये देखो कि इससे और भी ज्यादा नुकसान क्या होगा। ग्राम पंचायत, आप देखो कि देश का जो है वो शांति कहाँ मिलती है, गांव में मिलती है। अब वो जो मुखिया का चुनाव और जो इससे जो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट एक सिटीजन से जुड़ा होता है, वो चीज कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। फेडरलिज्म सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म नहीं होगा, उसमें अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फायदे और नुकसान दोनों है। लेकिन आप ये देखो कि इस यदि इलेक्शन में यदि वन नेशन और वन इलेक्शन होता है तो जिसके मैं फायदे गिनाना चाहता हूं वो ये है कि देश का जो हमारा जो है सिस्टम, हर साल चुनाव में, कभी आप देखो सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होता है। हाँ। उस चुनाव में जो आचार संहिता जो लगती है उसमें उस राज्य का डेवलपमेंट आप उस समय नहीं कर सकते हो। यदि कोई विकास भी करना आप चाहते हो तो विकास नहीं कर सकते हो। उससे देश का विकास जो है कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए थम जाता है। तो ये उसके जो है इसलिए वन इलेक्शन जो होगा तो उससे फायदे मिलेंगे। लेकिन नुकसान मैंने देखा, आप देखो कि जो देश की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम पे जुड़ा हुआ है। फेडरलिज्म में जो फेडरल सिस्टम यानी कि फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती। एक आम नागरिक के तहत अगर मैं सोचूं तो हाँ, टाइम की बचत होगी, आम नागरिक की सहूलियत से ये फैसला होगा कि भाई एक बार जाइए, वोट करिए, खत्म करिए। किसी भी तरह से चुनाव प्रचार का उन्हें सामना नहीं करना, उनका वक्त नहीं जाया होगा और हाँ, देश के करोड़ों रुपए बचेंगे भी, ये एक फायदा लगता है। लेकिन यासिर जिलानी साहब, जो अलग अलग सवाल लोगों ने उठाए हैं, जो अलग अलग सवाल लोगों ने उठाए हैं वो ये कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है तो क्या होगा, अगर कोई दोषी साबित होता है फिर उसकी सदस्यता चली जाती है तो क्या होगा, साथ ही साथ सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। ऐसे तमाम वो सवाल हैं। और जो अभी अभी सरकार जहां बनी है जिन राज्यों में, उनका क्या होगा। ये तमाम वो ऐसे लूप होल्स हैं। और जैसे कि विजय कौशिक जी ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, ईवीएम को लेकर डाउट है। ऐसे सभी बातों पर मुझे लगता है जो कमेटी बनाई गई है वो बात करेगी और सभी के डाउट क्लियर करने के बाद ही इस फैसले पर आगे बढ़ा जाए तो देश के लिए बेहतर होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेहतर होगा। जो टकराव की स्थिति है वो कम हो जाएगी, आपका भी सिरदर्द कम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन आम लोगों के लिहाज से तो बेहतर फैसला लगता है, लेकिन कई लूप होल्स हैं। अगर उन लूप होल्स पर काम किया जाए, उन्हें दूर कर लिया जाए, उन खामियों पर विचार किया जाए तो फिर बेहतर फैसला हो सकता है। और इसीलिए अलग अलग पार्टियों की राय हमने आपके सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।